नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, पीयूष बबेले। पीयूष भाई पत्रकार हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इनकी एक किताब पढ़ी होगी। उस किताब का नाम है नेहरू मिथक और सत्य। नेहरू के ऊपर हिंदी में उनके तमाम दस्तावेजों का, उनके पत्रों का और बातचीत के तमाम जो स्रोत हैं उन सबको खंगाल के ये किताब इस दौर में लिखी गई है पीयूष जी के द्वारा, पीयूष भाई के द्वारा, जो कि ऐसा दौर है जब सबसे ज्यादा हमले नेहरू, उनके विचारों और उनका जो भारत का विचार था, आइडिया, उस पर हमले हैं। तब इस किताब का बड़ा महत्व है और हिंदी में खास तौर पर इस तरह के शोध परक उस पे मौके के हिसाब से कम चीजें उपलब्ध हो पाती हैं, तो इसलिए भी एक महत्वपूर्ण काम है पीयूष बबेले का। स्वागत है पीयूष भाई आपका चर्चा में। बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो खास साथी, मेघनाथ, हमारे एसोसिएट एडिटर। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। थैंक यू सर, नमस्ते। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। कई सारी चीजें हैं इस हफ्ते बातचीत करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से दो तीन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात करें, उन पर चर्चा करें। मीडिया के लिहाज से कुछ चीजें हैं उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी जानकारी बस ये कि हमारी जो हाथरस की डॉक्यूमेंट्री का जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, उसमें आप अपना समर्थन दे सकते हैं। हमारे तमाम सब्सक्राइबर, हमारे तमाम शुभचिंतक जो हैं एनएल सेना प्रोजेक्ट को हमारे समर्थन देते हैं और हम उसको काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये एनएल सेना प्रोजेक्ट हमारा इस समय है। इसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त लोगों की मांग और रिस्पांस मिला, जो हमारा न्यूज लॉन्ड्री का जो मर्चेंडाइज है उसमें करारे चने वाले जो मग हैं, तो वो करारे चने वाले मग पर जो मेरे ख्याल से कुछ उस पर स्कीम थी जिसको कंटिन्यू किया गया है, तो आप उसको हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन से जाकर खरीद सकते हैं। इस हफ्ते की जो सुर्खियां हैं, जो बड़ी खबरें हैं, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि मेघनाथ हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दें और फिर हम चर्चा को खोलते हैं आगे के लिए। जी अतुल, काफी वैसे सुर्खियां है। एक तो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया है पिछले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते मंडे को। तो काफी डेवलपमेंट्स है पार्लियामेंट की, और ऊपर से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी काफी डेवलपमेंट है। फिलहाल भारत सरकार ने बोला है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी रिज्यूम नहीं करेंगे। ये ओमिक्रॉन वायरस जब से वेरिएंट निकला है, डिटेक्ट हुआ है, तब से सब पूरे दुनिया में वैसे चिंता बढ़ने लगी है फिर से एक और वेव आने की। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में ममता बनर्जी मुंबई पहुंच गई है। वहां पर वो शिवसेना और एनसीपी के लीडरशिप से मिल चुकी है, और एक शरद पवार के साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बयान दिया। जब उनको पूछा गया कि शरद पवार कोई थर्ड फ्रंट लीड करेंगे, तो यूपीए को लीड करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई यूपीए अभी है ही नहीं। उसकी वजह से काफी अफरा तफरी मची हुई है। प्रशांत किशोर ने भी एक ट्वीट किया है कांग्रेस के अगेंस्ट। तो एक ट्रायंगुलर वॉर खड़ा होता हुआ भी दिख रहा है। इस पर काफी प्रतिक्रियाएं भी आई ऑपोजिशन लीडर्स की, अधीर रंजन चौधरी की और काफी लोगों की, कि ऐसे कैसे बोल सकती है कि यूपीए नहीं है जब कांग्रेस उसका एक इंट्रिंसिक पार्ट है। पार्लियामेंट से काफी डेवलपमेंट्स है। एक तो हमने आपको बताया था पिछले चर्चा में, दो ऑर्डिनेंसेस जो पास हुए थे ईडी और सीबीआई चीफ की टर्म बढ़ाने के लिए, वो अभी पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं। तो उस पर आज उसको पास करने की संभावना है। फार्म बिल्स रिपील हो चुके हैं, उस पर बस 4 मिनट का डिस्कशन हुआ। मतलब अतुल, इसका मतलब ये है कि जैसे पास किया वैसे ही रिपील भी कर दिया बिना डिस्कशन के। 4 मिनट में निपटा दिया। और फिर जो ऑपोजिशन डिस्कशन जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से एकदम वापस गए। सरकार मिस द पॉइंट ऑफ प्रोटेस्ट कि आप जनतांत्रिक तरीके से करिए काम की बात कोई नहीं कर रहा था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने एक्चुअली बयान दिया और कहा कि इसमें डिस्कस करने वाली बात क्या है, रिपील कर रहे हैं। तो सब तो आपको यही समझ नहीं आ रहा, यही दिक्कत है। तो वो 4 मिनट में वैसे निपटा दिया रिपील बिल। और काफी अभी वैसे एजेंडा तो आपने पिछली बार भी हमने डिस्कस किया, वो टेंटेटिव लिस्ट थी। तो अभी धीरे धीरे और भी बिल्स आना शुरू हो रहे हैं, तो हम आपको उस पर बताते रहेंगे। इसके अलावा एक
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक डेवलपमेंट है। पिछली बार अतुल हमने इस पर चर्चा ब्रीफली की थी कि कैसे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रोक दिया है, लेकिन संभावना है कि सेंट्रल विस्टा का नहीं रोका है। तो वो अभी स्क्रोल के एक रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। और एनवायरनमेंट मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने लिखा भी है सरकार को कि सेंट्रल विस्टा को आप क्यों कंस्ट्रक्शन होने दे रहे हैं, जबकि पूरे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रोका गया है पोल्यूशन की वजह से। और उसी से रिलेटेड न्यूज, पोल्यूशन मतलब हमारे यहाँ पर अभी पोल्यूशन सबसे ज्यादा 6 साल में सबसे ज्यादा हो गया है। 366 का AQI लेवल है अभी इस वक्त, और मेरे रूम के अंदर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 320 दिखा रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आता कभी कभी। एक छोटी सी और 2-3 और सुर्खियां है। सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल मिल चुका है, लेकिन एक आज ही उसमें डेवलपमेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में उसको NIA चैलेंज करने वाली है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा और लंबा खींचेगा। उनको बहरहाल उनको December 8 को बेल कंडीशंस डिस्कस करने के लिए, मतलब बताने के लिए वैसे बुलाया गया है। तो संभावना ये थी कि December 8 के बाद उनको बेल मिल जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो देखना पड़ेगा। एक और छोटी सी आखिरी खबर, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक साइक्लोन वार्निंग है। जवाड नाम का एक जवाड जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते, उसका एक वार्निंग दिया है IMD ने। कल मतलब सैटरडे December 4 के मॉर्निंग में लैंडफॉल होने की संभावना है। ओके, शार्दुल आपके पास भी कुछ है? जी, बहुत जरूरी एक हेडलाइन थी। मुनव्वर फारूकी के साथ साथ कुणाल कामरा के शो भी बैंगलोर में कैंसिल हो गए क्योंकि वो विवादित व्यक्ति हैं। ये बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है बेंगलुरु ने अपने लिए लिया है। और पूर्वोत्तर से खबर है थोड़ी अच्छी कि नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स और भारत गणराज्य के बीच दशकों पुराने इशू चल रहे थे, जो झगड़ा था, उसमें बातचीत इस स्तर तक पहुंच गई है कि उन्हें उम्मीद है कि ये सारे वर्षों पुराने इशू खत्म हो जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है नागालैंड से। ठीक बात। इसके अलावा एक खबर और मैं जोड़ना चाह रहा था कि जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसके मुखिया हैं शशि थरूर, कांग्रेस के सांसद हैं, उसकी एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट के में टेबल हुई है। और उसमें पैनल का जो पूरा रिकमेंडेशन है वो एक मीडिया के लिहाज से महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है, और इसे एक सही दिशा में बढ़ाया जाने वाला कदम भी कहा जाना चाहिए कि उसमें मीडिया की ऑटोनॉमी को मेंटेन रखते हुए जो मीडिया का मौजूदा रूप बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत बदल गया है, तो उसके लिहाज से एक नए मीडिया कमीशन की जरूरत बताई गई है, जो कि प्रिंट को, ब्रॉडकास्ट मीडिया को, उसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया का पूरा दायरा फैला है बहुत बड़े पैमाने पर, उन सब को रेगुलेट करने के लिए किसी एक बॉडी की जरूरत हो। जो कमीशन बैठेगा वो फिर तय करेगा, और उसके नजरिए से एक नए मीडिया बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी का वो सामने आए कोई स्वरूप, एक स्टेटरी बॉडी होगी, और उसके अधिकारों के ऊपर भी बातचीत होगी, उसमें उसके अधिकार भी तय होंगे। और जो महत्वपूर्ण एक बिंदु उसमें सामने आया है वो ये है कि भाई वो सिर्फ इस तरह के दिखावे के ऑर्गेनाइजेशन न रह जाएं जैसे NBSA है। वो पूरी तरह से एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करते हैं कि वो रिकमेंड तो कर देते हैं रेगुलेशन से जुड़ी चीजें या कोई दंड या कुछ तय कर देते हैं, लेकिन वो मानना न मानना पूरी तरह से ऑप्शनल रहता है। तो इस तरह की स्थिति ना हो कि भाई किसी को परवाह ही नहीं पड़ा। यही स्थिति हुई प्रेस काउंसिल के साथ, यही स्थिति NBSA के साथ है। तो इसमें एक बदलाव की जरूरत है, और साथ में इसके और भी कई आयाम है जिसको अब मीडिया के बदले स्वरूप में जोड़ने की जरूरत है। मसलन डिजिटल मीडिया में बहुत लंबे समय से काम कर रहे लोगों के साथ दिक्कत दूसरे तरह की आती है, उनको रिकॉग्निशन की एक प्रॉब्लम है, केवल टेलीविजन और प्रिंट के लोगों के लिए है। तो ये सब सुधारों की जरूरत है इस समय। तो उस लिहाज से ये मीडिया कमीशन का जो सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमिटी ने ये रेकमेंड किया है। हाँ। क्योंकि जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि डिजिटल मीडिया को लेकर अभी काफी चर्चा हो रही है गवर्नमेंट में कि कैसे रेगुलेट किया जाए, और उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से लेके, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से लेके काफी और एक्ट्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ला रही है उसमें मीडिया को कंट्रोल करने के हिसाब से ला रही है, और रूल्स भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो
एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही आगे जाके मीडिया को डिफाइन करेगा, और इसकी वजह से बाकी के जो मिनिस्ट्रीज है, जो ट्रेडिशनली IND मिनिस्ट्री एक्सेट्रा जो रेगुलेशंस बनाते थे, उनके हाथ से ये पावर छीन ली जा रही है। ठीक है। इसका नाम, इस रिपोर्ट का नाम है एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मीडिया कवरेज, और इसमें जो महत्वपूर्ण एक लाइन जो अंडरलाइन करने वाली बात कही गई है कि बेस्टोज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया सो दैट दे कवर न्यूज एज इम्पार्शियली एज पॉसिबल विदाउट फियर एंड फेवर। तो ये महत्वपूर्ण चीज है इसमें, इसका महत्वपूर्ण, हालांकि अपने कोर उसमें और विचार में तो चीजें किताबों में और कानूनों में इसी तरह से रहती हैं, प्रैक्टिस में एकदम अलग तरह से इस्तेमाल होती हैं कई बार, तो उसको अभी हमें देखने की जरूरत होगी बाद में। पीयूष भाई, आपको क्या लगता है मीडिया का जो ये पूरा नया दायरा बदला है और जिसके ऊपर अब ये पैनल की रिपोर्ट आई है, आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? इसमें एक तो कोई भी कानून बनता है तो उसकी जो पहले नीयत देखनी पड़ती है सरकारों की, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब कल का ही हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि ट्विटर पे अचानक बहुत सारे फॉलोअर लोगों के उड़ा दिए गए। उसके पहले कोरोना के समय आपने देखा होगा कि किसी ने ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी और उसके लिए उसने ट्वीट किया तो उसी के ऊपर मुकदमा हो गया। या अभी त्रिपुरा वाले मामले में हम देख रहे हैं कि मदद मांगने वालों को ही एक तरह से आरोपी अपराधी बनाया जा रहा है। और फेसबुक और ट्विटर की पॉलिसी भी आप देखें तो कहीं कोई वायलेंस हो जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस वायलेंस का हम फोटो लगाते हैं या उसका जिक्र करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है या ब्लॉक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में, और इनफॉर्मली भी हम लोग जानते हैं कि प्रेशर्स किस तरह का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे बिहेव कर रहा है, अखबार जो मेन स्ट्रीम है उन्होंने कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम और आप सब उसके हिस्से हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, हम लोग अपनी निगाह से देख रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं। तो वैसे में अब सोशल मीडिया को लेके ये जो बनाया गया है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, सिद्धांत रूप में इसमें बहुत बुराइयां निकालना कठिन है, लेकिन ये साफ साफ लग रहा है कि इसे कंट्रोल करना है। और जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे इस तरह के कंट्रोल बढ़ाने हैं, क्योंकि एक तरफ आपका ये सोशल डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने बात आई है, दूसरी तरफ देखें पार्लियामेंट के कवरेज को लेके बदलाव आया है। इधर मैं मध्य प्रदेश में हूँ, यहाँ विधानसभा में ये आया है कि विधायक जो सवाल पूछेंगे उसमें वो कोई भूमिका नहीं बना सकते, सीधा सवाल पूछना है। तो अभिव्यक्ति की आजादी के लगभग हर हिस्से को कैसे कर्टेल किया जाए, कैसे शिकंजे में लाया जाए, मुझे मोटा मोटी लगता है कि उसी की तरफ ये अभी तक जो चीजें इनफॉर्मल वे में हो रही थी वो सिर्फ फॉर्मल वे में करने की एक तरीका दिखाई दे रहा है मुझे। जी, हालांकि ये एक महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, जैसे मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, तो वो तो एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई सरकारों की नीयत का मसला है, लेकिन मीडिया के अंदर रिफॉर्म के मसले का जो मसला है वो एक बहुत जरूरी मसला नहीं है, क्योंकि मीडिया अभी डिजिटल मीडिया, जैसे मैंने कहा कि और भी कई सारी दिक्कतें हैं, मसलन डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकार के रिकॉग्निशन का मसला है, और जो बॉडी इनको रेगुलेट कर रही है, अलग अलग बहुत सारी उस तरह की बॉडी पनप गई हैं, अब कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता नहीं, तो उसमें एक तरह की एक रूपता की भी जरूरत है, ताकि एक मतलब कहीं जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि बक मतलब मस्ट स्टॉप समवेयर, कहीं तो कहीं जाके बात रुकनी चाहिए। ऐसा अदरवाइज अभी क्या है कि मतलब एकदम हैफेजार्डली किसी को पता नहीं है कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, वो जिसको जैसे मन कर रहा है वो उससे बस उस तरह से बिहेव कर रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उस लिहाज से मीडिया के मतलब का जो अभी बदला हुआ उसमें रेगुलेटरी बॉडी का जो स्वरूप है उसमें बदलाव की संभावना तो है ही। हाँ, बिल्कुल संभावना है। जैसे आपने कहा ना किसी में रिफॉर्म होना चाहिए, तो रिफॉर्म में कोई भी डिमांड कम्युनिटी के भीतर से आती है और आदेश गवर्नमेंट की ओर से आता है। तो मीडिया में आप देखें कि एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का था जिसमें वो वेज बोर्ड लागू होना था, वो कितना लागू हो पाया हम देखते हैं। हमारे आपके देखते देखते एक जमाने में यूनियंस हुआ करती थी मीडिया के भीतर, वो कैसे कैसे डिफंक्ट होती चली गई। खुद सरकारी जो चैनल है दूरदर्शन का और उसके हैं, वहाँ कितने लोग प्रॉपर वेतन पे हैं और कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट में रखे गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सैलरी मिल रही है। इवन टीवी चैनल्स हैं, वहाँ कितने घंटे की ड्यूटी हो रही है। एक जमाने में तो था कि साहब 6 घंटे की ड्यूटी पत्रकार की होती थी, अब वो कितने घंटे तक पहुंच गई है। ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स की अगर सरकार को कुछ करना है तो सरकार को इन बड़े रिफॉर्म्स की ओर देखना चाहिए। और जहां तक ये है कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी कैसी हो, तो मीडिया में एथिक्स हैं और सामने जो बिल्कुल अनएथिकल चीजें चल रही हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आप देखें कि अभी हॉलीवुड में किसी एक बड़े कलाकार को सिर्फ इसलिए ग्रैमी के लिए नामित नहीं किया गया क्योंकि उसने कुछ वो रेसिस्ट कोई कमेंट किया था, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लोग रात दिन
सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, दंगा मतलब भड़क ना जाए, भड़काने में पूरी ताकत लगाए हैं, उनको पद्म पुरस्कार और चीजें मिल रही हैं। जी जी। तो इसका मतलब हम कोई भी कानून तो अंग्रेज ही बनाते थे, वो कानून भी देखने में बड़े अच्छे लगते थे। रॉलेट एक्ट भी भारत के भले के लिए लाया गया था, ऐसा अंग्रेजों ने कहा, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि ये कानून शैतानी है और इन्हें हम नहीं मानेंगे। आप जो इसमें कह रहे हैं डिजिटल मीडिया का, अगर पीआईबी वाला पोर्टल पे आप जाएंगे तो उसमें 2-3 साल से पड़ा हुआ है, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन होता है पीआईबी में पत्रकारों का। तो मैं पहले प्रिंट में था तो मेरे पास एक्रेडिटेशन था उसका। जब मैं डिजिटल में मूव किया तो हमने डिजिटल का फॉर्म भी भर दिया, फॉर्म उसमें अवेलेबल है, भर दिया। लेकिन जब पीआईबी के दफ्तर गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, डिजिटल का भी लागू नहीं हुआ है। लागू ही नहीं है। हाँ। तो अब आप बना भी देते हैं, आप लागू नहीं करते। लागू करना चाहिए भाई, जो भी पत्रकार है, चाहे वो डिजिटल में करे, चाहे वो प्रिंट पे करे, चाहे वो रेडियो में करे, उन सबको आपको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो आपको देने की प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। मेघनाथ जी अतुल, ये रिफॉर्म्स का जो मसला है मीडिया के अंदर, मतलब बहुत बदले हुए स्वरूप में, अब आपको प्रेस काउंसिल से आप काम चलाना चाह रहे हैं, अगर प्रेस काउंसिल तो ऐसे ही एक तरह से फेल कर चुका है, तो ये इस लिहाज से ये जो रिकमेंडेशन है, जो सुधार है, बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। आपकी बिल्कुल बिल्कुल, रिकमेंडेशंस तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने इस पे इंटरनली भी डिस्कस किया है कि कैसे एनबीडीएसए, जो पहले एनबीएसए हुआ करता था, अब वो एनबीडीएसए हो गया है, उन्होंने कैसे एक के बाद एक ऑर्डर्स जारी किए, आज तक से लेके जी न्यूज से लेके काफी मीडिया चैनल्स को, दीपक चौरसिया से लेके सब जर्नलिस्ट को, मतलब बेसिकली डाटा ही है, ऐसे ही बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि अपोलोजाइज कीजिए, कोविड के टाइम जो रिपोर्टिंग किया और फिर जो सांप्रदायिक एंगल से जो रिपोर्टिंग होती है उसके लिए काफी शोज के लिए उनको एक तो बोला गया कि वीडियो हटाइए और अपोलोजाइज कीजिए। और ये जो शोज थे जो एयर किए गए थे वो 2019 एंड और 2020 के शुरुआत में किए गए थे। आपने देखा ही होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त भी जो सांप्रदायिक तरीके से या फिर एक सेक्टेरियन वायलेंस इंसाइट करने के हिसाब से जो रिपोर्टिंग की गई थी, उस पे वैसे कोई ऑर्डर नहीं आया अभी। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि एक तो अभी ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है जो रेगुलेशन का काम करना चाहिए, अब इनको 1-1.5 साल लग जाता है एक इसको कॉल आउट करने के लिए। और ये जो वीडियो था वो यूट्यूब पे तो तब से था ही, लोग तो देखते ही होंगे, वो एयर तो होके उसको उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो तो फुलफिल हो ही गया है। तो मुझे वो भी एक लगता है कि आगे जाके जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम इतना मतलब डिजिटल मीडिया इतना बड़ा होता जा रहा है और इतना वाइड स्प्रेड होता जा रहा है और बहुत डेमोक्रेटाइज भी होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का रेगुलेशन वैसे 100% काम करेगा। कि इतना मतलब आप सोचिए ना कि अगर टीवी कोई कंट्रोल करने में या फिर टीवी कोई ऐसे क्रिटिसाइज करने में 1-1.5 साल लग जाता है, तो हर रोज जो ट्वीट आते हैं, हर रोज जो फेसबुक पोस्ट होते हैं, यूट्यूब वीडियोस जाते हैं, पूरी तरह से जो आपने बात कही मेघनाथ, ये बहुत सही बात है कि 100% रेगुलेशन तो हो भी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वहां के बाद क्या आता है कि जो ब्लेटेंट वो उस तरह के हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से चीजें हुई हैं, तो उनके लिए फिर सरकार के पास अपने तौर तरीके, नियम कानून है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सुधीर चौधरी का एक चैनल के एडिटर हुआ करते थे, लाइव इंडिया, 2006-07 की बात है। उन्होंने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया, चैनल को 2 महीनों के लिए बैन कर दिया गया, ऑफ एयर 2 महीने तक चैनल रहा। वो एक्सट्रीम स्टेप्स में एक्सट्रीम, उसके लिए दूसरे विकल्प है। इसी तरह से एक एफएम चैनल हुआ करता था दिल्ली का ही, उसने एक रेसिस्ट कमेंट किया, 1 हफ्ते के लिए उसको ऑफ एयर कर दिया गया। एक सिचुएशन वो है, लेकिन बाकी सिचुएशंस के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी इस तरह की जिसकी जरूरत है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात और कही, जो कि भाई अल्टीमेटली आपने जो 1.5 साल बाद फैसला दिया कि अब आप अपनी वीडियो को हटा लीजिए, उससे अब होता क्या है, क्योंकि वो तो अपना पर्पस पूरा हो चुका उनका, वो सब जगह सब लोगों ने देख लिया, एयर हो गया, ये हो गया। उसके आगे की जो चीज थी वो मिसिंग है इस पूरे उसमें, कि भाई आपने चैनल को कहा कि चैनल 1 हफ्ते तक लिख के चलाएगा कि भाई हम माफी मांगते हैं, हम ये करते हैं, क्या चैनल को आपने कहा कि आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए? क्या आपने चैनल कहा कि आपको अपने लिए, मतलब इस तरह की कुछ और चीजें जिससे ये उस डैमेज की पूर्ति हो, वो उस दिशा में ये पूरी तरह से फेल है। और एक और चीज हुई,
पीयूष ने थोड़ा सा बताया इसके बारे में कि किस तरह से जो आवाजों को और अभिव्यक्ति को लगातार सीमित करने की कोशिश किया है पार्लियामेंट के अंदर, मतलब देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पैंडेमिक के बाद पैदा हुई स्थितियों का फायदा उठाकर, पैंडेमिक का फायदा कई जगह पे सरकार ने उठाया, चाहे वो लेबर लॉज को बदलने की बात हो, चाहे वो ये कृषि कानून लाने की बात हो, बहुत सारे फायदे उठाए हैं सरकार ने, जिसको एक टाइम पे आके हमको, या मतलब जो भी पॉलिटिकल क्लास है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। उसी के तहत मीडिया को बुरी तरह से रेगुलेट किया गया है पार्लियामेंट में। कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, शार्दुल आपने फॉलो किया ये पूरा जो कल प्रोटेस्ट हुआ, और मीडिया को उन्होंने लॉटरी सिस्टम से अब अलाउ करना शुरू किया है। जी मैंने देखा। देखिए इस सबके मूल में वही बात आती है कि सरकार नहीं चाहती कि जनप्रतिनिधि जो जनता के अपने काम कर रहे हैं ना, उस कार्यवाही को जनता की आंखों से दूर रखना चाहते हैं, उसका क्यूरेटेड वर्जन दिखाना चाहते हैं। ये भारत में पहले भी हो चुका है कई बार, एक बार से ज्यादा बार हुआ कि संसद में कुछ की मूवमेंट्स पर प्रसारण बंद कर दिया गया। ये तेलंगाना के समय भी हुआ था, ये पिछले साल हमने भी देखा राज्यसभा में जब ये किसान बिल का हुआ था, जिस बात पर विपक्ष के सांसद बाहर आ गए थे राज्यसभा में। तो इसके पीछे सोच जो है वो ये है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम जनता से ऊपर हैं। कल एक मेरे रिकमेंडेशन में भी है वो प्रोग्राम कल रवीश का, उसमें कल दिखाया बिहार की विधानसभा में एक मंत्री को जिलाधिकारी और उन सबकी वो जा रही थी, तो मंत्री को थोड़ी देर रुकना पड़ गया, तो उसने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया कि आज ये पता चल जाए सरकार बड़ी है या डीएमएस की। तो जनप्रतिनिधि जब तक, चाहे वो लाल बत्तियां हट गई हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि जब तक ये नहीं कहेंगे कि वो अकाउंटेबल जनता को हैं, जितना समय वो संसद में बिता रहे हैं वहां जनता के सामने वो जैसे हैं वैसे जाने चाहिए। उसके लिए पत्रकार जरूरी है, क्योंकि सीधे प्रसारण में तो कुछ भी नहीं पता चलता। मेघनाथ को इतना एक्सपीरियंस है तब वो देख पाते हैं, आम आदमी तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है कार्यवाही में। तो वहां पत्रकार किसी के छटे हुए जरूरी नहीं है। जो पत्रकार जो एजेंसी समझती है कि नहीं हमारी तरफ से जाना चाहिए, वो चाहे जितने हो, जितनी दीर्घा है उनकी, उस हिसाब से जाने चाहिए, क्योंकि हर आदमी अलग एंगल देखता है। जो आपने 100% की बात करी थी ना अभी मीडिया वाले में, मैं तो मानता हूं कभी जनतंत्र में 100% कभी हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो फिर जनतांत्रिक नहीं रहेगा। दो लोग एक सा नहीं होते, दो लोग एक सा नहीं सोचते। और विधानसभाओं की तो आपको अच्छे से पता है ये हालत पहले से थी, वहां वार्ता और डिबेट का लेवल क्या हो गया है ये हम सबको मालूम है, हमारे प्रदेशों की विधानसभाओं में। और यही चीज फोटोकॉपी करके संसद पे लाई जाती है। मैं मीडिया के बारे में एक और कहना चाहता हूं कि ये काउंसिल की रिपोर्ट है, ये सब ठीक है, और ये बात भी ठीक है कि वस्तु स्थिति बनी नहीं रह सकती जैसी वो है, क्योंकि और ये मैं मीडिया का हिस्सा हूं, और ये हम सबके लिए थोड़ा सा शर्मनाक बात है कि सेल्फ रेगुलेशन आखिरकार नहीं हो पाया। हमारी यानी मीडिया की अपनी नैतिकता हमारे अपने अपने हितों के सामने हार गई। तो ये बदलेगा तो जरूर, लेकिन वही बात है कि काउंसिल में कौन होगा, उन्हें अपॉइंट कौन करेगा। अब देखिए समस्या कितनी बड़ी है। मीडिया काउंसिल पे मैं जो पेपर आया था, वो पेपर का जो एक्सट्रैक्ट था मैं वो देख रहा था, तो उन्होंने जो संख्या दी वो चौंकाने वाली है। भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स में 1,18,000 से ज्यादा अखबार रजिस्टर्ड हैं, 550 FM रेडियो हैं, 880 सैटेलाइट चैनल है, जिसमें से 380 तो न्यूज चैनल हैं। लेकिन वो कहती है ये इतना बड़ा देश है और इतनी सारी ये संख्या इतनी बड़ी है, लेकिन स्वामित्व में विविधता नहीं दिखाई देती, ओनरशिप में, क्योंकि गिने चुने लोगों का ही वो बढ़ रहा है। तो ये काउंसिल का रूप क्या होगा, उसमें कौन अपॉइंट होगा, उसका टेन्योर कौन डिसाइड करेगा, क्या सरकार ही करेगी, तो फिर क्या फायदा। नहीं वो तो तय होंगी, खैर हाँ, लेकिन दूर की चीज है अभी, लेकिन इस दिशा में बढ़ाया है कदम, तो उसमें अभी बहुत सारी डिबेट, बहुत सारे उसकी तो होती रहेंगी। अब देखिए हम बार बार कहते हैं 2007 में सुप्रीम कोर्ट का बेंच का डिसीजन आया था पुलिस रिफॉर्म का, लेकिन देखिए हो गए इतने साल, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। सॉरी, एक इंटरप्शन करना चाहूंगा। हाँ। जिस श्रोताओं को मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता कि पहले पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग कैसे होता था और अब कैसे हो रहा है। तो कोविड की पहली वेव आने से पहले जर्नलिस्ट को एंट्री
वैसे 3 फॉर्म्स में अलाउड थी। एक तो उनको एक डेली पास मिलता था, एक टेम्पररी पास मिलता था और एक परमानेंट पास था। तो सीनियर मेंबर्स के लिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक परमानेंट पास दिया गया था, तो वो सब कैंसिल कर दिया। फिर उसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट को सेंट्रल हॉल में जाके एमपीज और लीडरशिप से इंटरैक्ट करने का एक मौका मिलता था। तो अगर आप कोई भी पार्लियामेंट में गए होंगे तो आपको दिखता होगा कि एक सेंट्रल हॉल है और लोकसभा राज्यसभा के बीच में, वहां पर जर्नलिस्ट जा पाते थे, उसको भी बंद कर दिया गया। और अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो कि मार्च 2020 से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हर दिन बस 15 जर्नलिस्ट को एक लॉटरी सिस्टम बेसिस पे एंट्री मिलेगी। और लॉटरी कैसे मिलेगी? आपको, अगर आप आज डालोगे तो 15 दिन बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो आप सोचिए कि कैसे, अगर आपको आज एक स्टोरी करनी होगी, आपको आज एक बाइट लेनी होगी या फिर एक बिल आज कवर करना होगा, तो आपको इसका एंट्री 15 दिन बाद कैसे मिल सकता है? तो ये उसके अलावा भी सवाल है कि सेशन 20 दिन का आप चला रहे हैं और 15 दिन बाद एंट्री देंगे किसी को, बिल्कुल सेंस क्या बनता है? और इसीलिए काफी जर्नलिस्ट ने इस पर मतलब सेक्रेटरीट पर एक्यूजेशन भी लगाया कि वो बस कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे अभी पार्लियामेंट पास इशू कर रहे हैं, लॉटरी सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे कभी कभी। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक लिस्ट देख लेंगे जो भी मीडिया हाउसेस अलाउड है उनकी, तो मोस्टली वो स्टेट मीडिया है। सनसेट टीवी, दूरदर्शन, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इनके जर्नलिस्ट अलाउड है, एएनआई के, पीआईबी के। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से आपको जो लाइव स्ट्रीम दिख रहा है वो तो फिल्टर्ड है ही। वो अभी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्पीकर का चेहरा दिखाते हैं या फिर ट्रेजरी बेंचेस का चेहरा दिखाते हैं, मतलब जो बीजेपी के लोग बैठे हुए, ऑपोजिशन को दिखाते ही नहीं है। तो एक नैरेटिव है वहां पर दिखाने के वक्त कि ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट भी नहीं दिखाना है। और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट ये है कि कोविड जब आया था तो सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात हुई थी। तो पीछे के जो बेंचेस, जो प्रेस गैलरी जो होती थी, वहां पर एमपीज को बिठाया गया था। लेकिन अगर आप इस सत्र में देखेंगे तो सब वापस आ गए नीचे। तो अब ये भी एक रीजन नहीं रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है या फिर कोई प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। तो एसेंशियली सब जो एक्सक्यूजेस थे प्रेस को रिस्ट्रिक्ट करने के, वो अभी काम नहीं करेंगे। ठीक बात। अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक छोटी सी बात, वो हमारी रिपोर्ट है बसंत ने की इसी पे, जिसका उल्लेख अभी अतुल ने किया था, पत्रकारों ने जो कल प्रदर्शन किया। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के उमाकांत लखेड़ा ने एक बात कही जो मुझे बड़ी सारगर्भित लगी। उन्होंने कहा कि सरकार, हमसे ही कहा रिपोर्ट में, कि सरकार अगर समझती है कि वो मीडिया के बिना सरकार चला लेगी तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो अगर गिने चुने लोगों को लाएगी तो उन पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग जा नहीं रहे। इसलिए आप ये डिसाइड तो कर ही नहीं सकते कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो तो अपने आप ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो विश्वसनीयता ही नहीं बचेगी, जिसकी कमी इस सरकार के लिए पहले से है। उमाकांत लखेड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं जी। तो मैं एक बार फिर से तीसरी बार कोशिश कर रहा हूं कि हम अगले विषय पर बढ़ जाएं, समय को ध्यान में रखते हुए। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने एक कोशिश शुरू की है कि एक कोई ऐसा मोर्चा बने जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे। और इस दौरान वो महाराष्ट्र में थी, बॉम्बे में थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने एक वहां पर बयान दिया। बेसिकली सवाल ये था कि क्या शरद पवार यूपीए के लीडर होंगे उनके नेतृत्व में, और उस पर ममता बनर्जी का जो जवाब था कि भाई यूपीए अब कुछ नहीं है, यूपीए खत्म हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ, एक राजनीतिक डेवलपमेंट की तरफ इशारा है। और जो 2024 के चुनाव होने हैं उसके लिहाज से ममता बनर्जी की जो सक्रियता है, उसके निहितार्थ और उसके जो अर्थ हैं वो सबको समझ में आते हैं। और एक बहुत बड़ी जरूरत भी है कि कोई नेशनल लेवल पर एक इस तरह का एक कंसेंसस बने, जो कि अभी तक लगभग अपराजय जो दिख रहे मोदी हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको कोई मजबूत चुनौती दी जा सके, जैसा कि अतीत में भी हमने देखा है। और संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान भी ऐसा हुआ, जब 1996 में देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारें बनी है। उससे पहले भी तो बहुत ताकतवर सरकारों के खिलाफ इस तरह के गठबंधन इस देश में बनते रहे। वीपी सिंह के टाइम पे हमने देखा है, बनी है सरकारें इस तरह से गठबंधन की, ये सब होते रहे हैं। ममता बनर्जी के जो सवाल में एक के जवाब में जो महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आया कि क्या ममता बनर्जी किसी ऐसे थर्ड फ्रंट की कल्पना कर रही हैं जो कि
थर्ड फ्रंट माइनस कांग्रेस होगा। हमारी आज की जो बातचीत है उसके केंद्र में यही सारी बात रहने वाली है कि क्या कांग्रेस इतनी इररेलेवेंट हो चुकी है देश की राजनीति में कि वो ममता बनर्जी और जितने भी रीजनल क्षत्रप हैं वो कांग्रेस के बिना ही मोदी को चुनौती देने और उससे पार पाने का कोई सपना देख सकते हैं या उस दिशा में सोच रहे हैं। इस पर बातचीत, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको थोड़ा सेगमेंटेड वे में 3 हिस्सों में देखता हूं, और मैं अपनी बात कह के और फिर इसके बाद पीयूष, क्योंकि पीयूष ने बहुत करीब से इस राजनीति को देखा है, मेघनाथ देख रहे हैं, शार्दुल देख रहे हैं, उनकी भी राय। मैं 3-4 सेगमेंट में इसको देखता हूं। जैसे कि जिस राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें कई हिस्से हैं। एक हिस्सा उसमें ये है कि जो कांग्रेस के मतलब रीजनल क्षत्रपों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्थितियां हैं, तो उसमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही, चाहे वो तमिलनाडु हो या वो झारखंड हो, महाराष्ट्र को ले लीजिए, ये वो हैं राज्य जहां पर कांग्रेस सत्ता का हिस्सेदार है। तो इन राज्यों में कम से कम ये कल्पना करना कि कांग्रेस को नाराज करके कोई ममता बनर्जी के उसमें जाने की हिम्मत करेगा और नाराज करके, या फिर अपनी जो सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, उसको खतरे में डालकर इस तरह का कोई रिस्क लेगा, वहां पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा एक सेट ऐसे राज्यों का है जो पिछले दरवाजे से, दबे दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के मौके बे सपोर्ट करने वाले राज्य हैं, चाहे वो नवीन पटनायक का उड़ीसा हो, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हो, आंध्रा के जगन मोहन रेड्डी हो। ये वो राज्यों के एक सेट है जो कि भारतीय जनता पार्टी को अपरोक्ष तरीके से समर्थन या वो देते रहते हैं। इसके बाद एक सेट ऐसा है जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकारें हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें पंजाब है, ये सब मिला के। तो ये स्थितियों में इनको मिलाकर जब आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का जो सपना है वो एक दूर का सपना है, लेकिन ममता बनर्जी की इस कोशिश की बहुत जरूरत है देश को, ये जरूर कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप उस दिशा में आपको विलिंगनेस दिखनी चाहिए, आपका समर्पण दिखना चाहिए कि हाँ आप ये इस दिशा में सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के फ्रंट पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि इस तरह से इतना हेक्टिक, जितनी समर्पण की, जितनी मेहनत की, जितनी निष्ठा की जरूरत है एक अलायंस खड़ा करने के लिए और एक कंसेंसस बनाने के लिए, उस तरह की दूरदृष्टि का अभाव दिखता है। एक किस्म का अहंकार भी दिखता है टॉप लीडरशिप में कि नहीं, कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट ही होंगी। तो ये जो स्थिति है उस लिहाज से ममता बनर्जी का ये जो प्रयास है बहुत जरूरी है। बस आखिरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं उसमें हाल फिलहाल में कोई माइनस कांग्रेस का विकल्प देखना थोड़ा जल्दबाजी है। ये पूरी तस्वीर किसी भी हालत में जाकर 2023 के आखिर में जाकर साफ होगी कि क्या होने वाला है, जब 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और कुछ राज्यों के चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, उनके नतीजे आ जाएंगे, तब जाकर ये स्थिति साफ होगी। अभी जो हो रहा है, अभी बस ये हो रहा है कि अपने अपने पाले सेट कर लिए जाए। पीयूष, आप इसको कैसे देख रहे हैं? असल में जिस तरह की शानदार जीत ममता बनर्जी को मिली है, उसके बाद वो इस तरह का ना सोचें तो वो आश्चर्यजनक होता। आप याद करिए 2007 में मायावती जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो उनके भी नेशनल मीडिया में इसी तरह का आता है कि अब दिल्ली पर उनका रुख है। फिर आप मुलायम सिंह यादव का देखें कि 2004 में जब कांग्रेस जीत के आती है तो उस समय वो काफी नाराज हुए और विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और वो अलग हुए। बीच में नीतीश कुमार का भी जब काफी उभर के आए थे और भाजपा के साथ नहीं थे तो उन्हें भी माना जाता था कि ये एक चेहरा हो सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में जब जिस तरह से शरद पवार ने भाजपा के मुंह से निवाला छीन के सरकार बना ली तो शरद पवार को लेकर उस तरह का फोकस हुआ। अब ममता बनर्जी भी हाल में जीत के आई हैं तो उनकी बात हो रही है। फर्क इतना है कि बाकी नेताओं ने अपने मुंह से नहीं कहा था, ममता बनर्जी अपने मुंह से कह रही है। अगर आप राजनीति का समय का देश का परिदृश्य देखें, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पार्लियामेंट रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, तो मोदी सरकार किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक हो या लोकतंत्र से थोड़े से डाइल्यूट करने वाले हो, सत्ता में बना रहना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भाजपा को अपदस्थ करके सत्ता में आना चाहती है और ममता बनर्जी और तीसरे फ्रंट जो भी है ये विपक्ष में आना चाहते हैं। ये इनकी पूरी मांग आप देखें, ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं हम, या कल पीके का जो बयान आया उसमें भी ये आया कि विपक्ष पे इनका अधिकार नहीं। तो इस लड़ाई को अगर हम बहुत धीरे से देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्य विपक्षी दल बनना है अभी, और कांग्रेस ये कह रही है कि हमें सरकार बनानी है और भाजपा ये कह रही है कि हम सरकार रिटेन करेंगे। इस तरह के परिदृश्य हैं।
अभी भी देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं, आप कश्मीर से शुरू करेंगे और केरल तक जाएंगे, तो जिनमें या तो कांग्रेस सरकार में है, या कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, या कांग्रेस गठबंधन में सरकार चला रही है। ऐसे राज्यों की संख्या अच्छी खासी है। जी जी। और ममता बनर्जी का अभी जोश उनका स्वाभाविक, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तो त्रस्त कांग्रेस से रही, वो तो पुरानी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से हटना पड़ा, तो वो होना स्वाभाविक है। और वो अपनी मैक्सिमम पॉलिटिकल स्पेस लेना चाहती हैं। जैसे कि आप याद करिए, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जीते थे, तो उनकी भी इस तरह की बातें आती थी, पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश का चेहरा बनेंगे, तीसरा पक्ष उनके पास आएगा। तो ये थर्ड फ्रंट की लीडर बनने की लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही हैं, जिसके लिए नरेशन ये है कि कांग्रेस कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात। मेघनाथ? मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज को और नेशनल लीडरशिप में थोड़ा सा और चांस मिलना चाहिए। और जैसे कि पीयूष ने भी कहा कि जैसे महाराष्ट्र में जो सरकार की चेंज हुई, रीजनल पार्टी अभी वहां पर गवर्नेंस कर रही है, और फिर वेस्ट बंगाल में भी हुआ, तो एक तरीके से ये भी दिखाई दे रहा है कि विपक्ष या फिर बीजेपी के ऑपोजिशन के लिए एक रीजनल पार्टी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक रीजनल पार्टी हो तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज फोकस रख सकते हो, कल्चरल फोकस रख सकते हो, या फिर बहुत ही माइक्रो नीड्स जो है लोगों के वो फुलफिल कर सकते हो। तो उसकी वजह से आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि रीजनल पार्टीज को वो चुन के लाए। लेकिन अतुल, आपने जैसे कहा कि कुछ कुछ जगह में कांग्रेस की भी सरकार है, वहां पर आपको ये भी आई थिंक मेंशन करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल है जहां पर उन्होंने सरकार जरूर फॉर्म की, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कर्नाटका में भी वही हालत है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ममता बनर्जी के जो बयान आ रहे हैं, या फिर जो वो विजिबली जो कांग्रेस को अपोज कर रही है, तो वो एक वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सालों से भारत में एक ऑपोजिशन का वैक्यूम तो जरूर रहा है। 2014 से तो ये दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से लोगों ने ऐसे अस्यूम ही कर लिया है, मतलब विपक्ष, मतलब मैं स्पेसिफिकली कांग्रेस के पॉइंट आउट करना चाहूंगा, उन्होंने ऐसे अस्यूम कर लिया है कि बीजेपी को फिलहाल कोई नहीं हरा सकता, पर डिफॉल्ट पार्टी तो हम ही है। तो जब भी इनका डाउनफॉल होगा तो वापस लोग कांग्रेस के पास आएंगे। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिथ है जो ममता बनर्जी और अदर रीजनल जो पार्टीज है वो बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके पास कांग्रेस के अलावा और भी ऑप्शंस है। और एक तरफ से आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ आइडियोलॉजी अपनी लेके जा रही है। तो वो भी एक मूवमेंट हो रही है, जहां पर अभी आज ही देख रहा था कुछ दिल्ली अयोध्या दिल्ली करके कोई ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। तो और जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं वहां पर रिलीजियस लीडर्स से मिल रहे हैं, गोवा में भी मिले, और अनाउंस कर रहे हैं कि हम आपको पिलग्रिमेज के लिए लेके जाएंगे, एक्सेट्रा, मतलब पैकेज ही देंगे करके कि आप घूम के आओ अपने अपने पिलग्रिमेज स्पॉट्स में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स में। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो किया वो बिल्कुल नेसेसरी था। जैसे कि अतुल ने भी कहा, बहुत ही नेसेसरी है ये दिखाना कि ऑपोजिशन की वॉइस अभी भी बुलंद है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जितना कवरेज ममता बनर्जी को मिलता है उतना कवरेज कांग्रेस को नहीं मिलता। ये बहुत ऑब्वियस होता जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2-3 चीजें की। एक तो ये स्टेटमेंट दिया, पर एक और वो कुछ एक्टिविस्ट से मिली, और उसमें मुनावर फारूकी जैसे भी लोग थे। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, उसमें महेश भट्ट थे, और वहां पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स किए। और इसके अलावा तीसरी डेवलपमेंट जो थी कि वो शिवसेना के भी लीडरशिप से मिले, और संजय राउत से और उद्धव ठाकरे से भी मिले। और जब दिल्ली आए थे तब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, जब उनसे पूछा गया कि आप सोनिया गांधी से क्यों नहीं मिले, तो इसलिए कि सोनिया गांधी से मिलना मैंडेटरी है क्या जब दिल्ली में आते हैं। तो ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है कांग्रेस से डिस्टेंस करने का, और मुझे लगता है इसकी जरूरत है अभी। शार्दुल? देखिए, ये बात ठीक है कि विपक्ष की जो सारी बिसात बैठनी है, अगर वो बैठेगी तो विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने बताया और जैसा आपने असेस किया वो बिल्कुल ठीक है कि फिलहाल तो कांग्रेस कहीं नहीं जा रही। और
मैं तो कहता हूँ ये बात ममता भी अच्छे से जानती हैं, चाहे वो कोई सा भी चुनाव जीत गई हैं। बगल में ही दूसरा राज्य है बिहार, 40 सीटों का है वो, बंगाल में 42 है। वहां वो उम्मीदवार उतार दें 2024 में 40 जो अपनी जमानत बचा लें, तो यही काफी होगा। इतना आसान नहीं होता। आप देखिए कि हम ममता की इतनी बात कर रहे हैं, स्टालिन की क्यों नहीं हो रही? उन्होंने तमिलनाडु में बहुत अच्छी जीत ली, वो बहुत अच्छे से बताते हैं, गवर्न कर रहे हैं। तो राज्य की राजनीति हमेशा से अलग रही है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसलेट कर पाना इतना आसान नहीं होता। कुछ जैसे आपने महाराष्ट्र की बात करी, वहां पे जो ये हो रहा है, महाराष्ट्र कुछ ऐसे गिने चुने राज्यों में से है जहां कांग्रेस का कार्डर अभी भी बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि ममता अपनी 2024 के चुनाव के लिए पोजीशन सेट कर रही है। हाँ, अगर इससे विपक्ष में और कांग्रेस में कुछ रिफॉर्म की शुरुआत होती है डिस्कशन की, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बात ठीक है जनतंत्र के लिए, क्योंकि कांग्रेस को संगठन अपना लचीला बनाना पड़ेगा। और जो बात मैं पहले कांग्रेस के लिए कहता था कि भाई डिफॉल्ट क्यों, भाई ममता को क्यों, लाइक आपको कोई वोट क्यों देगा? जो पत्रकारों से बात कर रहे थे कई बार, और कई बार हमने देखा लाइव स्ट्रीम लोगों से बात करते हुए आता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में खड़े हो रहे थे, तो जहां मुस्लिम बाहुल्य जो जिले हैं, सहारनपुर साइड के कई हैं, तो वहां लोग कहते हैं जी ठीक है ये सब बात करते हैं, लेकिन वो हैदराबाद में रहेंगे, वो हमारा काम कैसे करेंगे? ये बात मैंने पहले भी बताई थी। वही बात ममता पे लागू होती है। 80 सीटों का उत्तर प्रदेश है, 5 का उत्तराखंड है। ये 85 सीट ऐसा मैसिव एरिया है जहां पे ममता, मतलब तृणमूल कांग्रेस को लोग जानते भी नहीं होंगे जमीन, केवल ममता बनर्जी का पता होगा बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो जमीन पे राजनीति इतनी आसानी से भी नहीं होती। तो ये सब अपनी अपनी बिसात सेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब दूसरा आइडिया, ये आइडिया ही नहीं है शार्दुल, आइडिया दूसरा है। आइडिया ये है कि 2024 के लिहाज से 350 सीटों का एक ऐसा सेट बनाया जाएगा जिसमें बीजेपी वर्सेस वन होगा। उसमें ममता की पार्टी, ममता की तृणमूल नहीं है उसमें। कहीं पर ममता और अपोजिशन का रोल का बीजेपी वर्सेस सामने अखिलेश की पार्टी होगी, कहीं पर लालू यादव की पार्टी होगी, कहीं पर डीएमके स्टालिन की पार्टी होगी, कहीं पर खुद ममता की पार्टी होगी, कहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस होगी, एनसीपी। कांग्रेस सबको मालूम है टीएमसी बीजेपी में नहीं है कहीं, या बिहार में नहीं है, या यूपी में नहीं है। वो ममता खुद नहीं लड़ने जा रही है नेशनल लेवल पे, लेकिन ममता का जो रोल है कोऑर्डिनेटर का है। और इस समय एक कोऑर्डिनेटर का, एक एक्सेप्टेबल कोऑर्डिनेटर का की जरूरत सबसे ज्यादा है, जो विपक्ष के बीच में एक सूत्र का काम कर सके, एक धागे में पिरोने का काम, क्योंकि वो ममता वो काम कर रही है। और दूसरा ये ममता का काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कांग्रेस के लिहाज से वो लीडरशिप के रोल को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप 2024 में फिर से मोदी वर्सेस राहुल का फेस लेके जाते हैं, तो जो कि कोई समझदार ऑप्शन विकल्प नहीं है, क्योंकि इस वर्सेस गेम में, मोदी वर्सेस राहुल में हमेशा एडवांटेज शुरुआत से ही एक कदम आगे, मतलब उस रेस में हमेशा मोदी 10 कदम आगे खड़े रहेंगे और बाकी 10 कदम पीछे रहेंगे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी ममता की जो कोशिश है कि फिलहाल कांग्रेस को उस लेवल पर लाया जाए जहां से बराबरी की डील हो सके। भैया तुम अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड छोड़ो, हम सब आज की तारीख में इक्वल, मतलब आपस में बराबरी के लोग हैं। अब बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड तो कांग्रेस के उस एटीट्यूड, और इसके लिए कांग्रेस के अपने अंदर की परिस्थितियां भी बहुत जिम्मेदार हैं। लीडरशिप का जो मसला है, राहुल गांधी ने अपने को कैसे इवॉल्व किया नहीं किया वो एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन पार्टी के अंदर अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से ग्रुप 23 का मसला चल रहा है, लोग लीडरशिप को लेकर आए दिन कमेंट कर रहे हैं, वो बताता है कि लीडरशिप का क्षरण हुआ है। हाँ जी, मनीष तिवारी कुछ बोलते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ बोलते हैं, स्टेट लीडरशिप कुछ बोलती है, तो इसका मतलब है कि टॉप लीडरशिप का क्षरण हुआ है, लीडरशिप का मसला सुलझाया नहीं गया है। तो ऐसे में सारा विपक्ष कांग्रेस के बिग ब्रदर एटीट्यूड के अंदर तो नहीं रहेगा। जो अपना घर नहीं संभाल के रख सकता वो हमारे ऊपर लीडरशिप का, हमको लीड या हमारे ऊपर राज कैसे कर सकता है, या हमको नेतृत्व कैसे दे सकता है? इसकी जरूरत है। ममता का जो प्रयास है वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं वही कह रहा था कि अगर उससे विपक्ष नहीं, आपकी तो बात से ऐसा लगा शाहरुख कि आप ये कह रहे हैं कि बिहार में भी ममता लड़ाएंगी, अपने लोगों को जमानत जब्त हो जाएगी, यूपी में नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अभी कि ममता बनर्जी की लीडरशिप वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये मैं आपको आज बता देता हूं। उसका कारण है केवल नंबर। वो 42 सीटों की विजेता हैं और 190 सीटों पर कांग्रेस डायरेक्ट लड़ती है, वहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
और किसी पार्टी का। तो कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, ये तो हम 1000 बार बातें कह ही चुके हैं। लेकिन आप ये कहें कि कांग्रेस खत्म हो गई है, जो अभी टीएमसी के लोग कह रहे हैं, और वो अपनी वो पोजीशन सेट कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो उस कंबाइंड विपक्षी फोर्स के लिए आइडिया जो है उसके लिए अपनी पोजीशन सेट कर रही है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस को नगण्य करके आप कर देंगे तो 20% वोट राष्ट्रीय स्तर पर रखने वाली पार्टी आप एकदम नहीं निकाल सकते। पीयूष, आप ये लीडरशिप का जो मसला है, जो जैसे जो मैंने कहा कि मोदी वर्सेस राहुल तो नहीं हो सकता 24 में कम से कम, क्योंकि फिर वो पूरा विपक्ष उसमें बिखर जाएगा और वो इस चीज पे राजी नहीं होगा कि बीजेपी को शुरुआत में इतनी बड़ी एडवांटेज दे दी जाए। आप लीडरशिप का ये जो मसला है, कांग्रेस के साथ जो समस्या है, उसको कैसे देख पा रहे हैं? इसमें अतुल भाई, अगर मान लीजिए आज किसी भी, राहुल गांधी नहीं, थर्ड फ्रंट का भी कोई आदमी हो, कांग्रेस का हो, किसी को भी आप घोषित कर दीजिए कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, आप देखिए 1 साल में उसकी छवि इतनी खराब कर दी जाएगी जितनी किसी भी नेता की नहीं होगी। ये आप हम सब जानते हैं कि बड़ा भारी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है। जो लोग महात्मा गांधी और पंडित नेहरू इनकी छवि को बर्बाद कर सकते हैं, राहुल गांधी की छवि खराब करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब देखें कि जयललिता के आज बड़े स्मारक बन रहे हैं, लेकिन हमने बचपन में पढ़ा ना कि उन्हें कितने बड़े भ्रष्टाचार की मूर्ति के तौर पे हमारे जेहन में स्थापित कर दिया गया था। लालू प्रसाद यादव एक तरफ ओबीसी के चैंपियन है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें चारा घोटाले से ऐसा उन्हें बांध दिया गया। तीसरा आप देखिए कि अगर इसी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो वहां जंगल राज आ जाता है, गुंडा राज आ जाता है, और बिहार में जंगल राज कहलाने लगता है। अगर और मैंने कई बार अपने पत्रकार साथियों से कहा कि भाई आप अखबार उठा के देखो दिल्ली का और अखबार उठा के देखो यूपी का, क्या दिल्ली में क्राइम कम है? तो ये टैग हमने सेट कर रखे हैं कि वो आदमी आएगा हम उसको चिपका देंगे। तो अगर अभी आप ममता बनर्जी को बना दो तो अभी वो शारदा घोटाला और कौन सा घोटाला वो सारे निकाल के उन्हें महाभ्रष्ट अभी प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट। दूसरा, ये बिल्कुल बाली सुग्रीव जैसी कहानी हो रही है कि जब आपके पास मीडिया होता है, जब सारा मीडिया आपके कंट्रोल में है, सोशल मीडिया ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, तो आप जिसको चाहो अच्छा दिखाओ, जिसको चाहो खराब दिखाओ, तो उनसे, लेकिन उनसे अंत में बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमने बिहार में देखा, बहुत शानदार फाइट तेजस्वी ने दी थी। झारखंड हमने हारते हुए देखा। हरियाणा में ये बिल्कुल कान के बगल से गोली निकलती हुई गई थी। बंगाल में ये हार ही गए। तो ये इनविंसिबल पोस्चर मीडिया का दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2019 के चुनाव में भी आप देखें, अगर बालाकोट वाली घटना नहीं हुई होती और उसको उस तरह से प्रचारित नहीं किया गया होता, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हमारे बहुत सारे फाइटर्स वो थे, पायलट्स थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनमें से जिन पायलट्स ने हवाई जहाज सुरक्षित ले गए और वहां हमला करके वापस लौट आए, उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा। एक पायलट जो वहां जाके गिर गया, ये किस युद्ध नीति में ऐसा है? हमने आज तक संसार में कहीं नहीं सुना कि जो गिर गया उसको बहादुर बताया गया और जो जीत के आए 10-12 लोग, उनका नाम नहीं हो रहा। तो इस समय प्रोपेगेंडा जिस उसमें पहुंच गया है ऊंचाइयों पर, ये परसेप्शन है, लेकिन जनता बहुत त्राही कर रही है। और एक बात और आपने जो अभी पूर्व वक्ता ने कही कि 190 सीटों पे कांग्रेस को लड़ना है, व्यवहारिक स्थिति यही है कि एक यूपी को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में या बीजेपी वर्सेज थर्ड फ्रंट है, या बीजेपी वर्सेज कांग्रेस है, या कांग्रेस वर्सेज लेफ्ट है, तो किसी रीजनल पार्टी का किसी रीजनल पार्टी से कोई क्लैश बहुत बनता नहीं है। एक आध राज्यों को छोड़ दें तो वो अपने आप ही, चाहे उसको यूपीए नाम दो या ना दो, थर्ड फ्रंट नाम दो या ना दो, वो हर जगह 1-to-1 लड़ाई होनी जाएगा। 1-to-1 एग्जैक्टली। अल्टीमेटली तो वो है कि 1-to-1 ही की रणनीति है। अब जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में तो ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, वो तो एआईडीएमके और डीएमके के बीच लड़ाई होनी है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई ही होगी, और बाकी राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की ही होनी है। कुछ जगहों पे थर्ड फ्रंट और बीजेपी की, थर्ड फ्रंट और कांग्रेस की होनी है। तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। हम असल में जो नरेशन नहीं है वो नरेशन हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई अतुल इसी को लेकर। गौतम अडानी ने ट्वीट किया कल कि वो ममता बनर्जी से मिले, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट इन अप्रैल 2022। तो अगर आपको याद होगा, ऐसे ही हुआ ऐसे ही मतलब जो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो लॉन्च किया था 2012 के आसपास, तब भी ऐसे ही ट्वीट्स निकले थे इंडस्ट्रियलिस्ट से। और ये अडानी और ममता बनर्जी का जो एक नया रिलेशनशिप बन रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ठीक बात। तो मेरे ख्याल से ये तो इस पूरी बातचीत का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था। शार्दुल, आपका कोई और पॉइंट है इसमें जो ममता बनर्जी और शरद पवार या फिर कांग्रेस को लेकर? एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें अपोजिशन की बात पे, कि आइडियोलॉजिकली आप देखेंगे तो
कांग्रेस ही बचेगी आपके पास, या तो लेफ्ट बचता है जिसके पास अपनी आइडियोलॉजी है, मैं सीट पे नहीं जा रहा हूँ कितनी है उनके पास, हाँ, लेकिन चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल की आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है, वो कब भगवा पहन के चल दें, कब गमछा पहन के चल दें, उसका कोई नहीं। और मीडिया, और दूसरा जो डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है, पत्रकारों के साथ जो व्यवहार आज मोदी कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार आते ही केजरीवाल ने किया था। ममता बनर्जी की आप आइडियोलॉजी देखें तो ये सिंगूर के खिलाफ आई, माने एक तरह से मजदूरों का आंदोलन लेके, लेकिन उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया सबसे पहले आते ही, फिक्की के एक जनरल सेक्रेटरी को, अमित मित्रा को। तो आइडियोलॉजी की स्थिति, लड़ाई अंत में आइडियोलॉजी पे होंगी, तो उसमें ये पार्टी बहुत कैटर करते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो असल में नरेशन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनेगा ही। ठीक बात, ये महत्वपूर्ण इशारा किया। हाँ शार्दुल जी जी, पीयूष ने जो बात कही आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, मैं वही बात थोड़ी सी ला रहा था कि हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो देखिए सत्ता पक्ष को दिख रहा है कि उनका प्रोपेगेंडा सॉर्ट ऑफ काम नहीं कर रहा, फूस होता दिख रहा है, तो वो अपने पुराने ट्रोप से वापस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का ट्वीट पे खूब शोर मचा, और वो सीधा सिग्नल भी है। तो ये राजनीति किस करवट बैठेगी अभी पता नहीं है, लेकिन वो व्यवहारिक बात वही है कि जमीन पे अभी वो वोट जब तक जिंदा है तो आप उसे नगण्य नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 100 बार कहा है, वो रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कांग्रेस में। डिफॉल्ट लीडरशिप तो चल ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति जो दशकों तक काम करके कहीं पार्टी में पहुंचता है, वो केवल इसलिए नीचे नहीं दबने को तैयार होगा कि आप कहीं पैदा हुए थे, या तो आप वो रिजल्ट दें, नहीं तो आप हटें। ये भी एक बड़ा मसला है पीयूष भाई, जो रिजल्ट का, जैसे अलग अलग जगहों पे हमने देखा, मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी इनविंसिबल दिखी है, बहुत सारा आप ही ने बताया हारी हुई, लेकिन कांग्रेस बहुत सारी जगहों पे हारी है राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो इसलिए भी लीडरशिप को लेकर जो प्रशांत किशोर का बयान है कि आप डिवाइन राइट वाला जो मसला है, वो मसला कहीं ना कहीं एक रोबस्ट डेमोक्रेसी में बनना चाहिए। आप बताइए। यही राहुल गांधी थे 2009 में के चुनाव में, जिसमें उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिली। उसके पहले उनके पिता के जमाने के बाद से नहीं मिली थी। इन्हीं के जमाने में 3 राज्य एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपने जीते थे, और गुजरात जैसा चुनाव जो कई साल से आपके हाथ से था, बिल्कुल बगल से गया, लगभग जीत रहे थे। और 19 के चुनाव में चौकीदार चोर है का नरेशन सेट हो गया था। तो खैर जाहिर है कि अगर आप, ये मैं देखता हूं कि हम पत्रकार लोग और जो एनालिस्ट लोग हैं, एक चुनाव की बात या 2 साल की बात ऐसे करने लगते हैं जैसे वो हजारों साल से चली आ रही हो। तो राहुल गांधी का टोटल निकाल के आएगा तो बहुत उसमें हारे नहीं आएंगी। राहुल गांधी की प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो इस ऐसे समय में नैतिकता के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उससे सवाल पैदा होने लगते हैं। दूसरा जो कह रहे हैं, आपने कहा कि, या साथी ने कहा कि लीडरशिप बांटनी पड़ेगी। अभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है, बाकियों में तो चुनाव होता नहीं। दूसरी बात, आप सिंधिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो चले जाते हैं। पायलट अलग खेमा बना के बैठ जाते हैं, कहीं दूर अपने विधायकों को लेकर चले जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा नंबर 2 हैं आपके, वो वहां जाके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अशोक तंवर हरियाणा में, जिनके नाम पे हुड्डा जैसों से टकराव लिया जा रहा है, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो यंग लीडरशिप है, इसकी महत्वाकांक्षाएं उनकी जिम्मेदारियों के बोझ से ज्यादा बड़ी हो गई। और ये तो यंग का हाल हो गया। दूसरा G23 है, जो सीनियर लोग हैं। तो मैं ये पूछता हूं कि इस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको हटा दिया जाए तो आप किसको कह सकते हैं कि ये आखिरी दम तक कांग्रेसी ही रहेगा? एग्जैक्टली, ये लोग कौन है इसमें जो जाके 1,000, 10,000, 20,000 लोगों की भीड़ जुटा सकता है? और नहीं, कांग्रेस से भरोसा कैसे? मैंने कहा, आप सिंधिया पे भरोसा नहीं कर सकते कि कांग्रेस में बने रहेंगे। आप गुलाम नबी आजाद के सुरों से, जो इतना पुराना आदमी है, जो इन्हीं का बनाया हुआ है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो वो आज भी ये इस बात को देश जानता है। आप देखिए, महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू के ज्यादातर साथी चले गए थे, लेकिन नेहरू के पीछे देश आया। नेहरू के बाद इंदिरा जी के साथ लोग नहीं आए, इंदिरा को अपनी अलग कांग्रेस आई बनानी पड़ी, लोगों ने उनको चुना। तो जनता ये चाह रही है। हाँ, भाजपा में जैसे रिवॉल्यूशन हुआ था कि नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने पहले के एस्टेब्लिशमेंट को पूरा ध्वस्त कर दिया। हाँ। तो ऐसा कोई अगर कभी कांग्रेस में उभरता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट काम किए थे। मैं कल एक रैली देख रहा था मुरादाबाद वाली, इसके पहले महोबा की रैली देखी थी। जितनी भीड़ मुझे दिखाई दे रही थी उसमें, वो मेरे लिए अप्रत्याशित थी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई जाति वहां पे है अलग से, और ना कोई धर्म अलग से है। उसके बावजूद प्रियंका इतनी भीड़ खींच रही हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं। और उनकी, अच्छा, दूसरा ये है कि एक बड़ी अजीब स्थिति यूपी की है। किसी से पूछो कि 2 साल में, 3 साल में किसने विरोध किया, तो कहेंगे कांग्रेस ने किया। अखिलेश सरकार में भी, मायावती सरकार में भी और योगी सरकार में भी अगर विपक्ष के रूप में किसी ने आंदोलन किए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कांग्रेस उसे वैसे कैपिटलाइज नहीं कर पाती है।
क्योंकि जातियों को साधने में कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, वो कांग्रेस अपने आप को एक जाति या किसी धर्म की पार्टी नहीं कह पा रही, वो दिक्कत आ रही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ कम से कम अर्बन सीटों पर लड़ सकती हूँ वाली जो बात कही गई है, या वो अटैक कर रही हैं, और लोग ट्रस्ट तो हैं ही, तो कुछ बदलाव हो सकता है। 2009 जैसे जो लोकसभा में अप्रत्याशित कुछ चीजें आई थी, वैसी इस विधानसभा में कुछ प्रियंका गांधी दिखा सके। लेकिन ये एक मतलब अभी बिल्कुल शुरुआती ही बात है। ठीक बात। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस में या कांग्रेस के अलावा कांग्रेस वैसी नहीं बचेगी। लीडरशिप का क्वेश्चन क्यों उठता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उनके नेतृत्व में आप कह रहे हैं कि चुनावी जीत ज्यादा पाई जाएंगी, ठीक है, लेकिन जब अवसर आया तो उन्होंने प्रशासनिक अनुभव नहीं लिया, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। ये अब हमेशा के लिए है, इस सत्य को हम नकार नहीं सकते। वो जिस पार्टी में सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक थे, वो 10 साल सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने एक भी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ली। दूसरा, राजनीति में अवसर लपकना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब अवसर आपके हाथ में आया तो आपको उसे भुनाना पड़ेगा। उन्होंने वो मिस कर दिया, तो इसलिए वो विश्वसनीयता पे कमी दिखती है। अब आप देखिए, जो आप कह रहे हैं कि उस पार्टी में लोग बने, लेकिन लोग केवल पार्टी की वजह से नहीं बने ना, लोगों ने खुद भी मेहनत की, और वो लोग अपनी महत्वाकांक्षा को खुद सेट करते हैं जीवन में। और क्या है, उन्होंने राजनीति का क्षेत्र चुना तो वो उसमें ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर एक कैप लिमिट लगी हुई है जो उनकी क्षमता, उनके काम से कभी अफेक्ट नहीं होगी। तो वो लोगों के लिए एक वैचारिक अड़चन भी है ना। अब उन्हें अवसर दिख रहे हैं, वो चले गए। जो आपने बात की हेमंत बिस्वा शर्मा की, जैसे एग्जांपल दिया आपने, हेमंत बिस्वा शर्मा जो आज मुख्यमंत्री है असम का, वो कांग्रेस इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि वो अपने अध्यक्ष से मिलना चाह रहा था, लेकिन उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। तो ये कुछ अंदर की गड़बड़ियां है ना। अब ये बात ठीक है, ये कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, लेकिन जनतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है। विपक्ष में आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट नहीं है। 2019 के बाद से सब इंटरिम प्रेसिडेंट ही चल रहे हैं। तो ऐसे लोकतंत्र में ऐसा नहीं चल सकता ना भाई। आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, केवल अपने हितों को नहीं ना। ठीक है पीयूष। अब हालांकि उसमें ऐसा हो जाएगा जैसे मैं कांग्रेस की ओर से मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अनुभव होने की वजह से पूछ रहा हूँ। ये इसको इस तरह से बातचीत को न ले जाया जाए कि कोई इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि बन की बात कर रहा है और कोई कांग्रेस का विरोधी। तो जैसे मैं लेकिन एक बात जोड़ दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आपने कहा कि उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन सिंधिया के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा कि वो एकमात्र ऐसा आदमी था जिसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और आप जब मैक्रो तस्वीर देखेंगे, आप बर्ड आई व्यू से देखेंगे, तो कारण अलग अलग बताए जा सकते हैं, लेकिन इक्वेशन एक ही है। जिस इक्वेशन से मध्य प्रदेश में सरकार गिरती है, जिससे कर्नाटक में सरकार गिरती है, जिसमें रातों रात महाराष्ट्र में सरकार बनती है, जिससे राजस्थान में सरकार अटकी रहती है, माने एक कॉमन फोर्स है जो सब जगह लग रहा है, अलग अलग तरह से लोगों को कैटर कर रहा है। और इसमें एक बात और हमें देख लेनी चाहिए जिसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कि हम पूरी डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं इस समय। और ये विधायकों का भागना और सरकारों का गिरना, ये सिर्फ वो नहीं है जो पुराने जमाने में होता था कि हम उस सत्ता में अकेले चले जाएं। अब इसके पीछे सीडीज भी काम कर रही हैं, इसके पीछे ईडी भी काम कर रहा है, इसके पीछे सीबीआई भी काम कर रहा है। ये तो पॉलिटिशियन हो गए। एक कोई चुनाव आयुक्त है और वो अपना डिसेंट देता है और उसके परिवार पे कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। एक हाई कोर्ट का जज है जो दिल्ली के दंगों में एक फैसला पहली टिप्पणी करता है और उसका पंजाब ट्रांसफर हो जाता है। इन सब बातों को या एक सबसे बड़ी अदालत का जज एक नेता को अपना आइडियल बता रहा है। तो अब वो परिस्थितियां नहीं है जिन परिस्थितियों में हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप तानाशाही में जी रहे हैं तो आप तो स्वीकार करिए। और इसीलिए जो बार बार बात आ रही है, हम लोग ममता में विकल्प ढूंढ रहे हैं या कांग्रेस में विकल्प ढूंढ रहे हैं। मोदी को किसने झुकाया? आंदोलन ने, किसानों के आंदोलन ने। तो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमने आंदोलनों से ही अपनी जमीन पाई है, अब कल को ईवीएम वाला मामला भी आ जाएगा, कौन जाने सच है गलत है, लेकिन आंदोलन ने ये दिखाया कि आप वोट डालो या न डालो, हम यहाँ बैठे हैं और हम अपनी प्राण देने को तैयार हैं। हम 700 लोग शहीद हो सकते हैं। आपको झुकना पड़ा। तो वहीं जाके जो जितना पहुंच पाएगा, अगर कांग्रेस उसके नजदीक पहुंचेगी तो कांग्रेस आएगी। ममता बनर्जी वो करके दिखा सकती हैं तो ममता दिखाएं या केजरीवाल दिखाएं। इसमें एक बस आखिरी बात मैं कह के और फिर हम थोड़ा सा और बातों की तरफ का जिक्र करेंगे। परसेप्शन का जिक्र किया पीयूष ने कि कैसे लोगों को बदनाम करने का, और ये बीजेपी की बहुत बड़ी एसेट रही है, बहुत बड़ा टूल रहा है कि कैसे परसेप्शन लोगों का बना के नेताओं को बदनाम करना या ये पिछले 7-8 सालों में हमने खूब देखा हुआ है। इसके बावजूद लोगों को जो बात नहीं समझा पाए, उस बात को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हर मंच से कहने की जरूरत है कि अगर
अगर ये जो कहते रहते हैं ना हमेशा, जैसे एक बीच में समय आया था जब ये कहते थे कि जमानत पर है, कांग्रेस परिवार को कहते थे जमानत पर है, वो बात अब कोई कांग्रेसी, कोई अमित शाह नहीं कहता। अमित शाह के लेवल से ये बात कही जाती थी, अब कोई नहीं कहता। तो इस चीज को भी हर जगह से कहने की जरूरत है कि कम से कम आइडियोलॉजिकली फाइट करने की अगर बात है, लेफ्ट पार्टियों का कोई उस तरह का वजूद नहीं बचा है, इसलिए आइडियोलॉजिकल फाइट करने की कोई स्थिति उनकी दिखती नहीं है। ठीक है, फिर भी सड़कों पर उतरने और मोबिलाइज करने में उनका रोल रहता है, दिखा है। अगर कहीं से भी परिवार गलत होता, उसका हाथ गंदा होता, तो इन 7 सालों में जिस तरह से मुखर होकर राहुल गांधी ने आरएसएस की आइडियोलॉजी से फाइट किया है, इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने नहीं किया है। सब लोगों ने दबे हाथ, कॉम्प्रोमाइज करके, दबी जुबान में बात की है। राहुल गांधी अकेले वो लीडर थे जिसने आरएसएस की आइडियोलॉजी को, आरएसएस को तमाम ताकतवर होते हुए सामने से चैलेंज किया। और ये यकीन कर लीजिए, अगर कुछ भी हाथ परिवार का गंदा होता तो अब तक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां हो चुकी होती, कुछ न कुछ दिखा के। अगर बिना किसी बेस के ये पी चिदम्बरम को भेज सकते थे जेल के पीछे हफ्ते भर, केवल अपना अहंकार तुष्ट करने के लिए, तो ये इनको भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका मैसेज, वो परसेप्शन और बड़ा होता अगर इनको जेल में भेजा जाता। तो ये नहीं कर पाए। तो आइडियोलॉजिकली राहुल गांधी ने वो मैच्योरिटी, या कम से कम कांग्रेस पार्टी ने वो टफनेस, वो मजबूती दिखाई है कि आइडियोलॉजी पर टिके रहकर भी इनको चुनौती दी जा सकती है। इस एक चीज के लिए राहुल गांधी की हमेशा वो होगी, चाहे परसेप्शन में कुछ भी आप उनको पप्पू कहिए, आप इनको ये कहिए, कुछ भी कहिए। इतने बुरे दौर में तमाम नेताओं को हमने दबे हाथ पीछे जाके उन कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है। राहुल गांधी उन कुछ गिने चुने लोगों में, मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, ममता बनर्जी भी उसी लीग में आएंगी ये, लेकिन राहुल गांधी ने उस चीज को, वो लीडरशिप दिखाई है जहां से ये लोग किसी कम से कम गलत उसमें, या किसी केस में, या किसी करप्शन में, किसी 3 बार उसमें इनको इम्प्लीकेट नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो हाथ साफ है परिवार का, होगा। एनीवे, और एक आपने जो कही पर्सपेक्टिव की बात, तो वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के अगेंस्ट भी ऐसे ही काफी अटैक किए गए थे। मतलब उनकी छवि खराब करने के लिए, भतीजे के आड़ में, परिवार की आड़ में, बिल्कुल। और इवन लाइक उनको मतलब मुस्लिम अपीजमेंट के लिए या फिर दुर्गा पूजा डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी उन्होंने कोशिश की थी, पर वो काम नहीं किया था उसका उस टाइम पे। एक प्रशांत किशोर ने तब बात कही थी वेस्ट बंगाल में कि आप पोलराइजेशन करके मैक्सिमम 45 से 50% आप स्विंग, मतलब जो वोटर स्विंग है वो देख सकते हो, वो मैक्सिमम है और वो कभी होता नहीं है। तो अगर आप रियलिस्टिकली सोचेंगे तो 30% तक आपका स्विंग कर सकते हो पोलराइजेशन से। पर उसके अलावा जो 70% वोटिंग पॉपुलेशन है वो हमेशा मुद्दों को देख के वोट करती है, जो लीडरशिप का जो चेहरा है उसको देख के वोट करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लीडरशिप के चेहरे की बात करेंगे तो राहुल गांधी का ऑलरेडी पर्सपेक्टिव वैसे सालों से खराब हो चुका है। अब उसको रिवाइव करना अभी भी मुश्किल है मुझे लगता है, लेकिन ममता बनर्जी का वो नहीं कर पाए। तो वो एक एडवांटेज है उनके पास कि ममता बनर्जी उसमें से एक फाइट करके निकली भी है, और उन्होंने वो जो बीजेपी का जो ब्रह्मास्त्र है सोशल मीडिया और इसका उसका, उसको डिफीट कर दिया। ठीक बात। हम अब अंतिम चरण में एक छोटा सा जो कि मसला इस समय फिर से देश के, पूरी दुनिया के सामने चिंता का विषय बन गया है, जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, ओमिक्रॉन। और ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक है और बहुत ही मुश्किल है। और ये भी एक मतलब अपोस्ट खबरें हैं, लेकिन कही जा रही हैं कि जो अब तक लोगों के वैक्सीन लगे हैं और वैक्सीन भी बहुत प्रभावी नहीं है। तो एक बड़ी चिंता है। आने वाली 15 दिसंबर से ये था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन अब वो उस पर भी शंका के एक बादल छा गए हैं कि ऐसा क्या होगा कि नहीं होगा, और मुश्किल ही लग रहा है अभी दिखना। शार्दुल, आपने थोड़ा सा क्या तीसरी लहर की आहट है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है अभी ये वेस्ट में इसका असर बढ़ने लगा है, तेजी से केसेस बढ़ने लगे हैं। और वेस्ट के हिसाब से अगर हम पैटर्न देखें तो भारत में 4 से 6 महीने लग जाते हैं वेव को आने में, 6 महीने बाद। तो थर्ड लहर की आहट है ये? देखिए, ये तो पता नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन सत्य बात यह है कि अभी हमारे पास व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन काफी बड़ा है
और करीब 8-10 दिन में लैब से रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अभी मतलब सत्यापित रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जो एविडेंस मिल रहा है नंबर से, मैं एग्जांपल देता हूँ। नवंबर मध्य नवंबर में करीब दक्षिण अफ्रीका में 300 मामले रोज आ रहे थे, लेकिन जो प्रकाशित मामले हैं वहां के मीडिया में वो बुधवार के, ये 2 दिन पहले के, वो थे 8,561। उससे एक दिन पहले थे 4,373, उससे एक दिन पहले 2,273। तो आप ये देखिए डबल हो रहे थे उनका रेट, जो रेट था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो असर तो है जो उन्होंने पाया इनिशियल जांच में, तो ये इसकी संक्रामक क्षमता कहीं ज्यादा है। जो वो स्पाइक प्रोटीन था उसके बहुत ज्यादा फॉर्मेशन है, क्योंकि आरएनए वायरस में वो कंट्रोल नहीं होता एवोल्यूशन का। तो अभी बस इतना है कि देखिए एवोल्यूशन जो है, धरती पर जीवन का विकास प्रकृति की सबसे व्यापक और प्रभावशाली शक्ति है, हमारे पास एविडेंस है। इसलिए थोड़ा सा नम्रता से रहें और अपना बचाव रखें। अगर बाहर जाना जरूरी है तो ना जाएं, बाकी तो पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, केस सब जगह फैलने लगे। बोत्सवाना और भी दूसरा देश था दक्षिण अफ्रीका के साथ जहां ये मिला था, तो बोत्सवाना में 1-2 हफ्ते के भीतर करीब 70-80% मरीजों से ज्यादा इसी वेरिएंट के हो गए। तो चिंता काफी है। ठीक बात है। हम अपने, हाँ मेघनाथ, मैं बस एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बोला जा रहा है वो बल्कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट नहीं है, ये एक्चुअली डिटेक्ट वहां पर हुआ था। साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट्स ने वहां पर डिटेक्ट किया था और उसके बाद काफी जगहों में वो उसके इंस्टेंसेस पाए गए जब लोगों ने टेस्टिंग शुरू किया। तो बोत्सवाना, कनाडा, हांगकांग, जापान, ब्राजील, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में भी केसेस काफी मिल रहे हैं ओमिक्रॉन के। और अभी फिलहाल भारत में 2 केसेस मिले थे कर्नाटका में, उनको आइसोलेट करके मतलब उसको डील कर लिया गया है। बट लेकिन अभी फिलहाल बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी जीनोम टेस्टिंग जारी है। तो ऐसे भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर ओमिक्रॉन ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, जस्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है। और एक और छोटी सी मैं रेकमेंडेशन में ही देना चाहता था, पर अभी हम बात ही कर रहे हैं तो एक ओपिनियन पीस है न्यूज लॉन्ड्री पर, रोहनबीर सिंह जो है उनके द्वारा, कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से और एक वेव आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के डेल्टा वेरिएंट से 6 टाइम्स ज्यादा वायरलिटी रखता है, लेकिन सिम्टम्स जो अभी दिखाई दे रहे हैं वो काफी माइल्ड है। मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या जो सिवियर सिम्टम्स जो हमको सेकेंड वेव के वक्त दिखाई दिए वो नहीं है। बॉडी एक और माइल्ड फीवर अभी बताए जा रहे हैं जो भी केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से, पर ये बहुत ही प्रिलिमिनरी डेटा है, तो अभी हमको और मिलेगा। अभी डेटा और उपलब्ध नहीं है। हाँ। पीयूष भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इसमें ओमिक्रॉन पे तो अलग से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ जो अखबारों में खबरें पढ़ी हैं, तो जैसे मैंने भोपाल का कल पढ़ा था, तो 58 केस थे यहाँ पे, उनमें से 47 केस ऐसे थे जिनको दोनों डोज लग चुके हैं इसके वैक्सीन के। तो हालांकि साथ में ये भी लिखा था कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत ज्यादा उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा ज्यादातर लोगों को। लेकिन ये एक थोड़ा चिंता लगती है कि आदमी को एक आश्वस्ति थी कि हमने दोनों डोज लगवा लिए हैं तो हम सेफ हो गए हैं। तो ये सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि भले ही डोज लगवा लिए हैं लेकिन आगे भी सावधान रहना है। पीयूष, असल में वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं। वैक्सीन क्या करती है कि वो आपकी सीवियर डिजीज की और हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना को बहुत कम कर देती है, दोनों डोजेस। वायरस अगर आपको लगा, इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इन्फेक्शन तो होगा अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो माइल्ड होगा। हम अपने आखिरी एकदम कार्यक्रम के चरण में हैं, जो कि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा शार्दुल, आप अपना रिकमेंडेशन हमें दें, हमारे श्रोताओं को। जी, पहला मेरा रिकमेंडेशन है DW हिंदी पर, हिंदी में ये रिपोर्ट आई है। ये है कि वैज्ञानिकों को ओमिक्रॉन मिला कैसे, जब वो ढूंढ रहे थे तो उन्होंने पहचाना कैसे, उसके ऊपर है ये। उसका नाम है जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, वैज्ञानिकों को ऐसे मिला ओमिक्रॉन। ये पढ़िए। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन था NDTV पर रवीश कुमार का, जो मैंने बताया था कॉमेडियन बैन हुए हैं बेंगलुरु में, वहां पर उसके ऊपर उन्होंने अपना प्राइम टाइम किया था, उसे देखिए, काफी अच्छा था। यही 2 रिकमेंडेशन है मेरे इस हफ्ते। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? जी, मैंने एक तो रिकमेंडेशन दे दिया, वो पीस जरूर पढ़िए, विद द ओमिक्रॉन वेरिएंट आर वी बैक टू स्क्वायर वन, न्यूज लॉन्ड्री पर है। एक और न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट मैं रेकमेंड करना चाहूंगा,
अल्पना किशोर ने एक सेंट्रल विस्टा पर आर्टिकल लिखा है कि कैसे बार बार ये सरकार बोलती है कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होगा, तो उन्होंने ये वर्ल्ड क्लास क्या होता है इस पर एक 2 पार्ट की सीरीज वो पब्लिश कर रही है। एक पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट अभी जल्दी आ जाएगा, तो वो जरूर देखिए। और तीसरी चीज, अभी पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया है, तो संसद वॉच जरूर फॉलो कीजिए। हम आपको हर वीक में क्या हुआ, कौन से बिल्स पास हुए और उनका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। ट्यूसडेज को 7 बजे एपिसोड रिलीज होगा हर ट्यूसडे को, तो वो जरूर देखिए। ठीक बात। मैं एक रिकमेंडेशन और ऐड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। पीयूष की किताब नेहरू जी के ऊपर, नेहरू मिथक और सत्य, वो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है। ये किताब मैंने जब लॉन्च हुआ था तब रिकमेंड किया था चर्चा में ही। अच्छा। और काफी लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था इस पे। पीयूष, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं रिकमेंड करूंगा कि इस समय हाउ डेमोक्रेसी डाई, जो बड़ी मशहूर किताब है, वो पाठकों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस समय जो उसमें किताब में भूमिका में लिखा गया है कि अब जब तानाशाही आएगी तो वो फौज के बूटों के माध्यम से नहीं आएगी, ना शहर में टैंक चल रहे होंगे, ना संविधान खत्म कर दिए जाएंगे, ना इमरजेंसी लगेगी। संविधान, संसद, विधायक, विधानसभा सब ज्यों के त्यों होंगे और संविधान के प्रावधानों को ही ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा कि संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाए। तो पूरी दुनिया का उसमें रेफरेंस है, तो उसमें भारत का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन आपको लगेगा हर कहीं भारत का जिक्र है। तो आपको लगेगा कि आपके अगल बगल ही सब कुछ घट रहा है। हाँ। 1984 की तरह। जी। ठीक बात। तो मेरा 2 रिकमेंडेशन है। एक रिकमेंडेशन तो शार्दुल ने जो बताया वो, आप जो कल का रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो है वो देखिए। तो वो शिलाल शुक्ल और जो हरशंकर परसाई और इन लोगों के जो का लेख लिखने का जो वो है, जो व्यंग की विधा है, तो जर्नलिज्म में जो व्यंग की विधा है पॉलिटिकल कमेंट्री में, वो उसके दर्शन होंगे, वो नजर आएगी और आपको तीक्ष्णता का एहसास होगा व्यंग का, तो मजा आएगा। इसके अलावा मेरा दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो डिस्कवरी प्लस पर एक सीरीज है, लिमिटेड पार्ट सीरीज है, मनी माफिया। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम आज की जो हमारी चर्चा है इसको यहाँ पर विराम देंगे। चर्चा को पूरी तरह से रोके उससे पहले मेरे ख्याल से मेघनाद या फिर शार्दुल कुछ अपील हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं से करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर से, हमारे जो न्यूज लॉन्ड्री के शुभचिंतक हैं उनसे, फिर हम चर्चा को रोकेंगे। हमने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पर शुरुआत में ही बात की, मैं थोड़ा सा उसी के बारे में फिर से बताना चाहूंगा कि देखिए, मीडिया का रोल एक सिंपल होता है, लोगों तक फैक्ट्स पहुंचाना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को यूज करके लोग अपने दिनचर्या के लिए डिसीजंस लेते हैं और डेमोक्रेसी के लिए भी डिसीजंस लेते हैं। तो जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन का एक सार निकालकर वो वोट देते हैं। तो अगर आप एक स्वतंत्र मीडिया की बात करते हैं तो इसका एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके खुद के वेलबींग पर, आपके खुद के डेमोक्रेसी पर और आपके आजू बाजू में सोसाइटी पर। तो अगर आपको एक इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा करना होगा जो पार्लियामेंट आप तक पहुंचा सके और रिपोर्ट कर सके और ढंग से आपको बता पाए कि एक बिल आ रहा है, उसका आप तक क्या फायदा या नुकसान पहुंचेगा, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए न्यूज लॉन्ड्री जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इंडिपेंडेंट मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शार्दुल, मेघनाद और पीयूष, आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।